दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, इस घटनाक्रम के पहले भाग में आपने देखा कि 16 तारीख को हमारे ट्रैप कैमरों पे लेपर्ड वहाँ नहीं पहुँचा, बल्कि ये लेपर्ड मेहरगांव जो ठीक रेंज ऑफिस के सामने दिख रहा था, वहाँ उसने एक आदमी, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इसलिए घटनाक्रम में उनका काल्पनिक नाम राम सिंह रख लेता हूँ। उस गांव में राम सिंह को इस लेपर्ड द्वारा मार दिया गया। थोड़ी देर बाद ये सूचना वन विभाग को दे दी गई और आरओ ने अपने डीएफओ अल्मोड़ा को ये सूचना भेज दी। और उसके बाद दोस्तों लगभग 11:30 बजे हम लोग भी मेहरगांव पहुंच गए। जब हम उस गांव पे पहुंचे तो उस घर पे मैंने देखा कि उस घर के आंगन में एक अंगीठी रखी हुई है और थोड़ा दूर वहीं पर से लगभग 15 या 20 मीटर पे उस व्यक्ति राम सिंह का सर पड़ा हुआ है और बॉडी वो गुलदार केवल 50 मीटर जो घर के बगल पे नाला था उसमें उसने राम सिंह की बॉडी को रखा है और उसको लगभग जांग और जो कोमल मांस है वो उसने खा लिया है। दोस्तों, ये लेपर्ड उस बॉडी को दूर इसलिए नहीं ले गया होगा क्योंकि ये भी लेट नाइट की बात होगी और इसी नाले पे उसके ऊपर घर थे, उस नाले के पली तरफ घर थे, इसलिए इसको ज़्यादा दूर बॉडी ले जाने में शायद समय रात खुलने के लिए कम रहा होगा, इसलिए ये इस शव को ज़्यादा दूर नहीं ले गया। जब हमने वहाँ पता किया कि ये घटना कैसे हुई तो हमें पता चला कि चित्रेश्वर से थोड़ा पीछे जो सड़क पे एक नेगी जी का मकान है, वो शायद उस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, उनके यहाँ ये राम सिंह काम कर रहा था, दिहाड़ी का उनका कोई काम चल रहा था और उसके बाद लेट नाइट ये यहीं से घर के लिए चला। शायद इसने थोड़ा बहुत पी भी ली थी और शायद इसका ये रोटेशन भी रहा होगा। जब ये घर पहुंचा तो जब इसने दरवाज़ा खटखटाया तो घर वालों ने गुस्से के कारण दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगता है कि ये लेपर्ड उस दिन भी इस सड़क पे चल रहा होगा और लेट नाइट में एक व्यक्ति को इसने सड़क के किनारे से गांव जाते हुए देखा और ये लेपर्ड यहीं से इनके पीछे चल दिया। शायद शराब के नशे में इन्होंने ध्यान नहीं दिया या इन्होंने पीछे की ओर ध्यान नहीं दिया। यदि पीछे की ओर ध्यान दिया भी होगा तो शायद लेपर्ड छिप जा रहा होगा और वहाँ से लगभग इनका जो घर था वो 1 या 1.5 किलोमीटर था। जब ये घर पहुँचे तो लेपर्ड भी वहाँ पहुँच गया और जब इनके घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला तो जाड़ों के दिन थे, ये फरवरी का महीना था और राम सिंह ने बाहर अंगीठी को नीचे आंगन में लाए और वहाँ पे उस पर आग जला दी। आग जला के कुछ ठंडे से बचाव का जो एक तरीका था वो केवल यही था कि अंगीठी जलाए और अंगीठी को बाहर में सेकते रहें और थोड़ी देर बाद रात खुल जाएगी। मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि ये लगभग 1 या 1:30 बजे रात की बात रही होगी। उसके बाद जब वो अंगीठी सेक रहा था तो जिस नाले पे या जिस ओर लेपर्ड इसके शव को ले गया था उसने अंगीठी तापते तापते उस ओर जब ध्यान दिया तो उसको ये लगा कि कोई जानवर वहाँ पे खड़ा है। और दोस्तों, अगले रात इसका एक बैल जो था वो जंगल से
घर नहीं आया था। इसने हाथ में डंडा लिया और ये समझ बैठा कि ये बैल कल घर नहीं आया था, शायद वो रात को घर आ गया है, और वो डंडा लेते हुए उसको हाँकने के लिए चल दिया। लपट ने जब देखा कि जिस व्यक्ति का मैं शिकार करने आया हूँ वो हाथ में डंडा लेके मुझे ही मारने आ रहा है, तो लपट वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग गया और ये भी डंडा लेके उस नाले तक उसके पीछे गया। और लपट को न देखते हुए वो ये सोच बैठा कि शायद ये बैल कल घर नहीं आया था और इसने मेरे हाथ पे जो डंडा देखा उसको देख के ये भाग गया। और दोस्तों फिर वो वापस आ गया और फिर अगेठी पे बैठ गया। अब लपट समझ गया कि ये जो व्यक्ति है ये मुझसे थोड़ा शक्तिशाली है, इसलिए ये मेरे को देख के डरा नहीं। अतः अब लपट धीरे धीरे घात लगाते हुए, घसीटते हुए ठीक उसके नज़दीक पहुंच गया और शायद अपने मकान के काम के लिए या जो आंगन का हिस्सा इसका टूटा हुआ था उसके लिए वहाँ पे इन्होंने बजरी इकट्ठी कर रखी थी। ये लपट अब उस गधेरे वाले पोर्शन से नहीं आया, बल्कि जो घर के नीचे वाले जो खेत था आंगन का, वहाँ से ये ठीक बजरी के बगल पे बैठ गया। और उस समय जो राम सिंह जो आग ताप रहे थे उस ओर इनकी पीठ थी, और जो नाला जहाँ इसने पहले अपने बैल को समझ के लपट को भगाया था उस ओर इसका मुंह था। इसलिए लपट को अपनी आदत के मुताबिक, क्योंकि लपट हमेशा पीछे से ही हमला करता है और उसको पता था कि यदि मैं नाले की ओर से जहाँ से मैं पहले आया था और इन्होंने डंडे द्वारा मुझे वहाँ से भगा दिया था, यदि मैं उस ओर आता हूँ या उसने क्या पता नाले में बैठ के देख लिया होगा कि इनकी आंखें मेरी ओर हैं, इसलिए अपनी चालाकी से ये लपट वहाँ से नीचे खिसका और जो खेत इसके आंगन के नीचे वाले था उसके अंदर वाले कॉर्नर से चुपचाप घिसटते हुए उस आंगन के जो बजरी का उन्होंने जो जमा कर रखी थी वहाँ तक पहुँच गया। और लगभग दोस्तों 2-2:30 बजे के लगभग, शायद मैं अपना अंदाज़ लगा रहा हूँ क्योंकि उसके खाने से और वो बॉडी दूर क्यों नहीं ले गया, इस हिसाब से मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि लगभग 2:30 बजे के लगभग इस लपट ने राम सिंह पे हमला कर दिया। हमला इतना ज़ोरदार था कि उसकी चीख भी नहीं निकली। और दोस्तों दूसरी बात, हम कहते हैं कि जंगली जानवर आग को देख के भागते हैं, परंतु राम सिंह तो खुद अगेठी पे बैठा हुआ था, आग जली हुई थी, परंतु लपट जो इंसान के नज़दीक रहता है वे इंसान की हर गतिविधि को, या जैसे हम आग की बात कह रहे हैं, वो उस चीज़ को भी समझ गया था कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और उसने राम सिंह को वहाँ से पकड़ा गले से और जहाँ घसीटते हुए, जहाँ वो पहले बैल समझ के लपट के पीछे गया था उस ओर ले गया। परंतु दोस्तों केवल 15 या 20 मीटर ले जाने के बाद राम सिंह का सर उसके धड़ से अलग हो गया, अतः सर वहीं पे गिर गया और वो इस बॉडी को लेके वहाँ पर से केवल 10 या 15 मीटर उसने और इसको घसीटा, तो जो घर के बगल पे जो एक झाड़ी नुमा हल्का नाला था जिसमें बिना पानी नहीं था, बरसात के मौसम में जब बारिश होती होगी तब वो पानी उसमें जाता होगा, उसमें ले गया। उसमें बहुत घनी झाड़ी थी और उसके अंदर उसने राम सिंह के शव का कुछ हिस्सा खा लिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा एक सर पड़ा हुआ है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, परंतु उस सर को किसी ने नहीं ढका। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि यार है तो इंसानी, छूट भी गया होगा,
परंतु इस सर पे किसी ने एक कपड़ा भी नहीं डाला। तो मैंने किसी उनके घर वालों को कह के एक कपड़ा मांगा और उस सर के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। नहीं तो वो सर की आंखें खुली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि कोई भी आदमी इधर उधर जा रहा है तो ये सर हमको देख रहा है। उस कपड़ा डालने के बाद तब तक धीरे धीरे वहाँ भीड़ जुटने शुरू हो गई और उसके बाद डीएफओ भी वहाँ पहुँच गए। आप ये लगा लो, आज वन विभाग और गांव वालों के साथ बहुत बहस होने वाली थी। अतः डीएफओ साहब जब वहाँ पहुँचे, एसडीओ पहुँचे, आरओ पहुँचे, तो उसके बाद गांव वालों ने उनसे अनुरोध किया कि परमिट अब आ गया है, परंतु आप हमारे स्थानीय आदमियों को भी, जो स्थानीय हमारे शिकारी हैं, इनके लिए भी परमिट जारी करो। डीएफओ साहब ने उनसे कहा कि हम इन्हें परमिट तो जारी नहीं कर सकते हैं, हाँ ये जो हमारा शिकारी है, इस शिकारी के साथ ये सहयोग दे सकते, अपनी जान बचाने के लिए आप धारा 11 में लपट को मार भी सकते हैं। उसके बाद डीएफओ साहब अल्मोड़ा चले गए और तब तक मैंने, जहाँ पे वो सर था वहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ पे मैंने एक मचान बना ली और मेरा विचार था कि मैं इस बॉडी को उस झाड़ी वाले हिस्से से निकाल करके थोड़ा, जहाँ पे सर है उससे आगे जो खुला वाला थोड़ा एरिया है, जिस पे यदि लपट झाड़ी से निकलेगा तो वो जब बॉडी पे आएगा तो मैं इस मचान से उसको आराम से देख सकता हूँ। झाड़ी वाले पोर्शन पे यदि मचान बनाएं तो वो झाड़ी इतनी घनी है और इतनी छोटी है कि आप केवल जो शव है, शव से केवल 5 मीटर ऊपर ही बैठ सकते हैं, क्योंकि बाकी उसमें कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि उस पर बैठा जा सके। और उसके बाद दोस्तों, मचान बनाने के बाद हम लोग खाना खाने रेंज कार्यालय द्वाराट चले गए। जब शाम को लगभग 4 बजे मैं खाना खा के जब मैं वापस लौटा तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पे मेरी मचान है ठीक उससे 10 मीटर आगे, यानी गधेरे के छोर पे एक ऊंचा पेड़ था, उस पेड़ पे एक मचान बनी हुई है और एक मचान उस झाड़ी के अंदर उस बॉडी के ऊपर बनी हुई है। तो मैंने उन लोगों से पूछा ये मचानें किसने बनाई? तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे लोकल शिकारी हैं वो उनके द्वारा बनाई गई है और ये लोग इन मचानों पे बैठेंगे। जब मैं उस झाड़ी वाले मचान पे देखने गया तो वो झाड़ी वाली मचान उस बॉडी से लगभग 5 मीटर ऊपर थी। तो मैंने बोला ये लोग लपट को मारने के लिए ऐसी मचान बना रहे हैं, इसमें तो लपट को वैसे भी पता चल जाएगा कि यहाँ आदमी बैठा हुआ है, तो वो लपट आएगा ही क्यों? परंतु अब डीएफओ साहब ने उनको कहा था, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने चलो कोई भी मारे, मरना तो आदमखोर चाहिए, इसलिए मैं चुपचाप रहा। और दोस्तों मैं उस मचान पर न बैठकर उस गांव के ऊपर जो एक रिज थी घास की, उस रिज पे शाम अंधेरे तक बैठने के लिए चले गया। मुझे पता था कि ये लपट शाम को इसी नाले के ऊपर आज छिपा होगा और जो अंधेरा होने से पहले ये लगभग इस क्षेत्र से निकलेगा, उस समय ये मुझे दिख सकता है। और मेरे पास टेलीस्कोपिक राइफल है, मैं इसको इस धार से लगभग 200-250 मीटर पे आराम से शूट कर सकता हूँ। मैं अपने साथी के साथ लगभग अंधेरे होने तक वहाँ बैठा रहा, परंतु शायद लपट तब तक नहीं निकला और हम लोग वापस लौट आए। जब हम लौटे तो देखा एक शिकारी ऊपर जो मचान वहाँ पे बनी है वो उस पे बैठा हुआ है, और जब हम ऊपर धार से देख रहे थे तो वो ऊपर से खुले में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ऊपर से नीचे को साफ दिख रहा था। तो ऊपर से यदि हम उस आदमी को, 2 आदमी जो बैठे हुए थे उनको साफ देख रहे थे, वो बैठे हुए हैं, उनको साफ जब हम देख सकते हैं तो लपट को देखना ही तो स्वाभाविक था। और 2 आदमी उस बॉडी, जहाँ उस झाड़ी में जो बॉडी थी उस पे बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप लोग बैठो, परंतु सुबह लगभग 4 बजे से पहले
एक बार इस बॉडी को मुझे दे देना, क्या पता मैं ट्राई कर लेता हूँ कि लपट आ जाए। और दोस्तों, हम लोग उसी मकान के एक कमरा जो था उस कमरे में बैठ के आ गए, खाना खाया और हम लोग लेट गए। हमें पता था कि लपट तो आएगा नहीं, ऐसे जो लपट मारा जाता तो आज दिन तक कोई भी आदमी लपट को मार सकता था। और दोस्तों, हुआ भी ऐसे ही। टाइम गुजरता गया और लगभग चंद्रमा जो थी वो बहुत तेज चमकने लगी थी और 1 बजे तक कोई लपट उस बॉडी पे नहीं लौटा। और उसके बाद जो आदमी उस झाड़ी के अंदर बैठे थे वो उठ के चल दिए और जो शिकारी उस ऊंचे पेड़ पे 2 बैठे हुए थे वो भी नीचे उतर गए। और मैंने उन परिवार वालों से कहा कि उस बॉडी को लेके आप जहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रख दो। और उन्होंने वो बॉडी उठाई और जहाँ पे मेरी मचान बनी हुई थी उसके सामने उसको रख दिया। आशा तो मुझे नहीं थी कि इसकी ये लपट लौटेगा या नहीं, फिर भी कोशिश करना हमारा कर्तव्य था, इसलिए मैं उस मचान पे हम 2 आदमी बैठ गए। मचान बहुत सुंदर बनी हुई थी, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर हमको उस मचान पे नहीं देख पाता था। चंद्रमा बहुत तेज चमक रही थी और हमें वो बॉडी साफ नज़र आ रही थी। यानी यदि लपट आता है तो हमें लाइट मारने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना लाइट के ही हम लपट को शूट कर सकते हैं। और दोस्तों, धीरे धीरे सुबह के 7 बज गए और रात खुल गई, लपट नहीं आया। जब शाम हो रही थी उस समय जो जहाँ पे उस आदमी की बॉडी थी उसके ऊपर वाली मकान से एक महिला का फ़ोन आया था कि बाघ आ चुका है। यानी लपट लगभग 6:30 बजे या 7 बजे उसके मकान के पीछे से चल दिया था, परंतु नीचे की सिचुएशन को देखते हुए वो लपट उस बॉडी पे नहीं लौटा। और दोस्तों, उसके बाद हम लोग वापस रेंज कार्यालय आ गए और लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को भेजा और उसके बाद राम सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया जो चांस था वो कुछ शिकारियों की महत्वाकांक्षा के कारण हाथ से निकल चुका था। जब मैंने देखा कि जो शिकारी उस बॉडी के ऊपर बैठे हुए थे उनकी एज लगभग 70 साल के लगभग थी और मैंने ये देखा था कि वो रात को खांस भी रहे थे। वहाँ खांसने से वैसे भी लपट आना नहीं था, परंतु चलो अब तो टाइम गुजर चुका था, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। और दोस्तों, इसके बाद हम लोगों का हर शाम कभी पैदल सर्चिंग और कभी गाड़ी से, अक्सर मैं महरगांव से चलकर जो पैदल उस समय जो कच्ची सड़क थी उस सड़क महल चौरा तक आता और उसके बाद वहाँ से पैदल मेन रूट पे आ जाता। उस सर्चिंग के दौरान क्योंकि जो वो सड़क थी कच्ची रूट, वो लगभग जो खेत थे, खेतों के बीच और उसके अगल बगल बहुत सा गांव उस पर बसे हुए थे। वहाँ सुअरों की इतनी आबादी थी कि उससे देख के लगता था कि यहाँ सुअर से अलावा कोई और चीज़ दिख ही नहीं रही है। दोस्तों, लगभग 21 तारीख को शाम के समय मैं जब सर्चिंग करने के लिए रेंज कार्यालय से निकला तो चित्रेश्वर और पेट्रोल पंप के बीच में एक पुलिया है। जब मैं उस पुलिया पे पहुंचा तो लगभग 8:30 बज गए थे शाम के और जाड़ों का समय था, इसलिए 8:30 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है।
जब मैंने देखा उस पुलिया के एक छोर पे एक बैल गिरा हुआ है और बैल मरा हुआ है, तो मैं गाड़ी से उतरा। मैंने तुरंत देखा कि ये बैल कहीं गुलदार ने तो नहीं मारा। जब मैंने उस बैल को चेक किया तो मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि इस पे कोई दांत के निशान हैं या पंजों के निशान हैं। मैं ये सोचा हो सकता है कि गुलदार इसके ऊपर रहा होगा और गुलदार ने इस बैल को भगाया और ये बैल गिर गया है और उसके बाद ये मर गया है। शायद अब गुलदार इस पे लौटेगा, क्या पता तब तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए होंगे, इसलिए गुलदार कहीं निकल गया होगा। चारों ओर सर्च मारने के बाद भी हमें कहीं गुलदार की आंखें नहीं दिखाई दी। और दोस्तों, मैं कालेश्वर की ओर आ रहा था और मैं कालेश्वर की ओर आगे बढ़ गया। लगभग आधा घंटे बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं थोड़ा देर बाद आऊँगा, तो तब तक क्या पता लेपर्ड इसके नज़दीक पहुँच जाए और मुझे एक चांस इस लेपर्ड को मारने का मिल सकता है। महाकालेश्वर से हमने अपनी गाड़ी बैक की और फिर हम लोग उस पुलिया के नज़दीक पहुँचे। इस समय मैं बड़ा ताजुब था क्योंकि ये बैल अब यहाँ पे नहीं था, यानी इस बैल को घसीटकर उस पुलिया के नीचे फेंक दिया गया था और मुझे मालूम था कि अब शायद ये काम लेपर्ड का है। मैंने ऊपर पुल से चारों ओर लाइट मारी, परंतु हमें लेपर्ड की आंखें कहीं नहीं दिखाई दी। मैं वहाँ से नीचे उतरा और जहाँ बैल गिरा हुआ था वहाँ मैं पहुँचा। मैंने उस बैल को चेक किया क्योंकि यदि इसको लेपर्ड ने खींचा होगा तो इसने इस पे दांत तो मारे ही होंगे, इसलिए इससे पता चल जाएगा कि ये लेपर्ड ने इसको घसीटा है और ये लेपर्ड इसको खाने के लिए यहाँ ज़रूर पहुँचेगा और मुझे इसको मारने का एक अवसर प्रदान हो सकता है। परंतु जब मैंने उसको चारों ओर से देखा तो वही उस पर कहीं भी किसी दांत के निशान नहीं थे। मैं बड़ा ताजुब था कि ये बैल पहले तो रोड पे था, अब इसको रोड के नीचे भी ये गिरा हुआ है और यदि लेपर्ड इसको खींच के लाता तो कहीं ना कहीं इस पे दांत मारता और तब खींच के लाता, परंतु इस पे इस प्रकार की कोई भी जो चिन्ह थे वो नहीं दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों, मैं फिर वहाँ से ऊपर आ गया। मैं सोच ही रहा था कि ये क्या चीज़ हुआ होगा ऐसा कि एक बैल जो रोड पे मरा था, उसके बाद आधा घंटे बाद वो रोड के नीचे चले जाता है और फिर भी उस पर लेपर्ड के कोई निशान नहीं है। और उसके बाद दोस्तों, हम पूरी रात उस साइट पे सर्च करते रहे, परंतु हमें गुलदार नहीं दिखाई दिया। दूसरे दिन मुझे पता चला कि ये बैल किसी गौ तस्कर जो ट्रोला में इसको ले जा रहे थे और वो शायद मर गया था, उन्होंने उसको पुल के किनारे उस ट्रोला से नीचे फेंक दिया। और क्योंकि हम सर्च कर रहे थे और उन्होंने दूर से हमारी सर्च की लाइटें देखी, इसलिए वो ट्रोला को लेके आगे चल दिए। और जब उन्होंने देखा कि ये लाइट अब महाकालेश्वर की ओर चली गई है, फिर वो वहाँ पे आए और उन्होंने घसीट कर उस बैल को उस नाले में फेंक दिया। और मैंने ये सोचा कि शायद ये गुलदार का काम था, परंतु ये गौ तस्करों का काम था। दोस्तों, अब मेरे साथ सर्चिंग में एक गाड़ी और जुड़ गई थी, जो व्यक्ति जो शिक्षा विभाग वाले ही मेरे साथ काम करने के लिए डीएफओ ने जिनको मौखिक रूप से कहा था, वो भी अब हमारे साथ, यानी एक गाड़ी मेरी और एक गाड़ी उनकी रात को सर्च कर रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि जब भी मैं सर्च करूं तो आप मेरे से आधा घंटे बाद ही उस लाइन पे सर्च करना, या जिस दिन मैं पैदल सर्च करूं उस दिन आप लोग रोड पे सर्च करें। दोस्तों, मैं लगभग 10:30 बजे 22 तारीख को लगभग 10:30 बजे रात जब मैं सर्चिंग करते हुए महाकालेश्वर के बगल पे पहुंचा, महाकालेश्वरी में पहुंचा समझ लो, महाकालेश्वर जो पुल के बगल पे एक रोड के
ऊपर की साइड एक प्रतीक्षालय है जो बिल्कुल खंडर के रूप में है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा एक लेपर्ड बहुत तेज़ी से उस खंडर से निकलकर नीचे नाले की ओर भाग रहा है। मैं फटक से मैंने गाड़ी रोकी और तुरंत हम लोग बाहर निकले। परंतु जो हमारी सर्च लाइट थी, क्योंकि गाड़ी वाली सर्च लाइट अलग थी और जिससे गाड़ी से उतरने के बाद जिससे सर्च करते हैं वो लाइट अलग थी, वो गाड़ी के पीछे रखी होने के कारण उसको निकालने में थोड़ा देर हो गई। फिर उसके बाद हमें ये विश्वास था कि लेपर्ड ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, क्योंकि लेपर्ड का अक्सर इस प्रकार का व्यवहार होता है कि यदि आपको गाड़ी से वो भाग रहा है और तुरंत वो उसकी आँखों पे गाड़ी की रोशनी लगने के कारण वो एकदम अंधेरे में ज़्यादा आँख नहीं देख पाता है, इसलिए वो रोड के थोड़ा से 5-10 मीटर ही नीचे जाने के बाद बैठ जाता है। तो मुझे विश्वास था शायद बैठा होगा। मैं तुरंत हम लोग वहाँ उसके ऊपर से पहुँचे। जब हमने लाइट मारी तो वहाँ हमें कोई लेपर्ड नहीं दिखाई दिया। ये आदमखोर लेपर्ड था, क्योंकि इसके चलने से, इसके शरीर को देखने से साफ क्लियर था कि ये आदमखोर है और जो खच्चर इसके द्वारा मारा गया था वो ठीक इसी के ऊपर से था। दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी हमने, क्योंकि महाकालेश्वर में एक नाला यहाँ से आता है और एक नाला ऐसे था, इसके बीच में वो नीचे गया था, तो वो यहाँ भी जा सकता था, यहाँ भी जा सकता था और इस नाले में भी जा सकता था। इसलिए और नीचे मंदिर था और झाड़ियाँ घनी थी, पेड़ थे। चारों ओर लाइट से सर्च करने के बाद हमें उस लेपर्ड का कोई मूवमेंट पता नहीं चला। वो किस ओर निकला, वो किस ओर को गया, कुछ हमें पता ही नहीं चला। और दोस्तों फिर हम लोग अपनी गाड़ी से उसी रूट पर पूरी रात सुबह तक हम लोगों ने सर्च किया, परंतु वो लेपर्ड हमको दोबारा दिखा नहीं। इसका मतलब वो हमारी सर्च लाइटों को पहचान गया था। वो समझ गया कि ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट मेरा पीछा कर रही है। इसलिए जब वो रोड के नीचे निकला तो वो बहुत तेज़ी से किसी नाले में या तो दुबक गया या वो खटक से वहाँ से बाहर निकल गया। उसके ठीक सामने जो खेत थे उनमें गेहूँ थे, वहाँ भी हमने जब पूरी लाइट, क्योंकि हमारी लाइट 1 किलोमीटर तक बहुत क्लियर दिखाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी आंखें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी, परंतु उसकी आंखें कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। उसकी चालाकी को देखकर मैं समझ गया कि ये अब बहुत ज़्यादा चालाक हो चुका है। केवल इसके समय का परिवर्तन नहीं हुआ है, ये लेट नाइट ही रोड पे आ रहा है। और दोस्तों रात खुलते ही हम लोग रेंज कार्यालय पहुंच गए, क्योंकि पूरी रात सर्च करने के बाद आदमी को आराम की आवश्यकता होती है और इसलिए हम लोग लगभग दिन में सो जाते थे। 24 तारीख को एक घटना और हो गई। वो घटना आदमी की मरने की नहीं थी, बल्कि एक लेपर्ड के मरने की थी। दोस्तों सुबह 10 बजे एक गाड़ी रेंज कार्यालय पहुंचती है और उसमें से एक व्यक्ति जिसके हाथ में गन थी और उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति जो था, वो वहाँ पे पहुँच के बताते हैं कि हमारे द्वारा आदमखोर लेपर्ड मारा गया है। हम लोग बड़े उत्सुक हुए हैं, आदमखोर मारा गया है। और उसके बाद उन्होंने गाड़ी से उस लेपर्ड को रेंज कार्यालय में नीचे उतारा। वास्तव में दोस्तों लेपर्ड बहुत बड़ा था, लगभग एक मेल लेपर्ड, और जिसकी एज लगभग 12 साल के लगभग रही होगी। एज में अधिक होने के कारण और क्योंकि जो फुटेज हमारे पास मॉनिटर की थी वो भी लगभग उससे मेल खा रही थी, क्योंकि वो भी लेपर्ड भी आदमखोर जो था उसकी एज भी लगभग 12 साल के लगभग थी और वो भी मेल था और उसी के लगभग का ये लेपर्ड भी था। तो फॉरेस्ट वालों ने उनसे पूछा कि आपने इसको कैसे मारा और क्यों मारा। शायद उसने बताया कि मैं कल रात
एक बारात में गया था। जब मैं बारात में गया तो मैं अपनी लाइसेंसी गन लेके वहाँ गया था। रात को जब मैं गाड़ी से घर लौटा तो मैंने देखा मेरे घर के बगल पे ये लेपर्ड बैठा हुआ है और मेरे द्वारा इसको अपनी सुरक्षा में इस पे फायर कर दिया गया और ये लेपर्ड वहीं पे मर गया। राजस्व विभाग ने मुझसे कहा कि आप इस लेपर्ड को तुरंत रेंज कार्यालय ले जाओ और ये आदमखोर ये है और आपको बहुत अच्छा इनाम उनके द्वारा दिया जाएगा। इसी लालच में वो व्यक्ति बहुत उत्साहित होकर उस लेपर्ड को रेंज कार्यालय ले आया। दोस्तों, उसे ये पता नहीं था कि लेपर्ड मारने की कार्रवाई कितनी खतरनाक होती है और उसके बाद वन विभाग वालों ने उससे लिखित रूप में सारी चीज़ें जो वो कह रहा था वो ली और उससे कहा कि आपके द्वारा इस लेपर्ड को अपनी सुरक्षा में मारा गया है, इसलिए आप लोग बच गए। यदि आपके द्वारा किसी लेपर्ड को मारा जाता और वो आदमखोर नहीं निकलता तो आपको जेल हो जाती। दोस्तों, कहाँ वो पुरस्कार लेने आया था और वहाँ जेल की बात हो रही है। बेचारा बहुत घबरा गया। और दोस्तों, क्योंकि ये लेपर्ड आत्म सुरक्षा में मारा गया था, परंतु ये दूरी जो थी वो लगभग इस घटना वाले क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर थी। इसको धारा 11 में दिखाया गया, आत्म सुरक्षा में मारा गया और तब जाके बेचारा वहाँ से घर जा पाया। दोस्तों, इस लेपर्ड का पोस्टमार्टम किया गया। एक सामान्य लेपर्ड था और शायद कुत्ते के शिकार करने के चक्कर में ये इनके घर के नज़दीक बैठा हुआ था और फिर इस लेपर्ड का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, हम लोग लगातार सर्चिंग कर रहे थे तो अभी तक केवल एक ही दिन मुझे लेपर्ड दिखा था और उसके बाद अभी तक हमें लेपर्ड नहीं दिखा था। दोस्तों, 27 तारीख शाम को हम लोग सर्चिंग के लिए तैयार हुए और उसके बाद अंधेरे होते ही हम लोगों ने अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर दी। 9 बजे तक हम लोग पूरी सर्च करते रहे और उसके बाद कालेश्वर में हम लोगों ने खाना खाया। अब पूरी रात की सर्चिंग थी। जो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी थे उनके पास इक्को थी और वे अपने इक्को से ही सर्च कर रहे थे, क्योंकि उनके पास सर्च लाइटें नहीं थी। एक टॉर्च था और एक उन्होंने जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसको एक हैंडल लगा के गाड़ी से सर्च करने के लिए बनाया था। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, आप लोग लगभग आधा घंटे बाद ही मेरे पास आना। और मैं महाकालेश्वर से आगे बस भिड़ा और उस लंबे एरिया तक सर्च करने के लिए निकल गया। वहाँ मैंने देखा कि एक अल्प विकसित व्यक्ति जो है वो रात को उस सड़क पे चल रहा है। मैंने उससे देखा, पहले मैं उसको डांटा, मैं सोचा ये सामान्य आदमी है, परंतु जब मुझे पता चला कि ये पागल है तो फिर मेरे को राजस्व विभाग को फ़ोन करना पड़ा और वो तुरंत आए। वे उसको अपनी गाड़ी में ले गए और शायद उन्होंने उसको उसके घर छोड़ दिया। और मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार के लोगों को जो घर वाले हैं इस समय कम से कम खुले में रात को उनको बाहर ना आने दें, बाहर ना छोड़े, क्योंकि पागल आदमी का तो कोई विश्वास नहीं है, वो रात को कहीं भी चल देगा और लेपर्ड को एक शिकार और मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद लगभग 15 या 20 मिनट बाद जो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी थे, शायद उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी मेरे पीछे सर्च करते हुए निकल पड़े। जब वे ठीक महाकालेश्वर पे पहुँचे, यानी जहाँ पर से भोपाल सिंह नेगी अपने
घर के लिए रोड से जो पैदल मार्ग था उससे नदी पार करके गया था, ठीक उसी के बगल पे, उस रास्ते के बगल पे एक मकान था और मकान के बगल पे केले के पेड़ थे और उसके नीचे नदी है। जो गधेरा है वो गधेरा है। जब ये अपनी इक्को से चल रहे थे तो इन्होंने जब टॉर्च से या सर्च से जब लाइट पड़ी तो इनको वहाँ पे दो आंखें तेज़ी से चमकती हुई दिखाई दी। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रावत जी यहाँ पे दो आंखें चमक रही हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने उनसे पूछा कहाँ पे आंखें चमक रही हैं, तो उन्होंने नीचे की ओर बताया, परंतु शायद वो और गहराई में होने के कारण रोड से मुझे नहीं दिख रहा था। दोस्तों, वो जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे वे अपने इक्को के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने जब लाइट मारी तो कहा, हाँ रावत जी यहीं पे ये लपट है और ये बैठा हुआ है, आप इक्को के ऊपर आए और फायर करें। परंतु मेरे को उस इक्को के ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप इक्को के ऊपर हैं और यदि लाइट पे दिख रहा है तो आप फायर कर लो, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 60 गज के बीच में है, तो 12 बोर की गोली लग जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसमें क्या भरा हुआ है, तो वो कहा कि मैंने शक्तिमान का इसमें बॉल डाल रखा है। तो मैंने कहा ठीक है, यदि आपको दिख रहा है तो फायर कर दो। और उस आदमी ने अपने गन को कंधे पे लगाया और एम किया और फायर कर दिया। जब फायर हुआ तो केले के बीच से मुझे हल्की सी एक लपट के पलटने की जैसी कुछ दिखा, तो मैं समझ गया कि हाँ वास्तव में यहाँ पे लपट बैठा हुआ था और फायर होते ही इसके पलटने का मतलब है इसको गोली लग गई है। फिर वो व्यक्ति बहुत उत्साहित रूप में कहने लगा, चलो सर नीचे चलते हैं, देखते हैं। मैंने उनसे कहा ऐसा नहीं, क्योंकि ये लपट है और लपट को गोली मारने के बाद उसको छोड़ दो। यदि आपकी गोली सही जगह लगी होगी तो ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि 12 बोर है। यदि हम राइफ़ल से फायर करते और राइफ़ल की गोली इसको लगती तो ऐसा था कि डेड श्योर वो बहुत नज़दीक मर जाता। परंतु 12 बोर है, 12 बोर में वो भी शक्तिमान का कारतूस जिसका धमाका ज़्यादा होता है और पावर कम। इससे ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मरी जाए, ये घायल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ जाना इस समय ठीक नहीं होगा। और दोस्तों, सुबह जल्दी उठ के हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि उस लपट पे वहाँ पे कुछ खून की बूंदें गिरी हुई हैं। उसके बाद उसके जो जंप थी, उस जंप के हिसाब से हम उस नाले पे पहुँचे तो वहाँ भी उसकी कुछ खून की बूंदें गिरी हुई थी। और उसके बाद वो उस नाले को पार करके खेतों से जो एक पगडंडी जो गांव के लिए जा रही थी, वो उस पगडंडी पे चला हुआ था। ब्लड की बूंदों से ऐसा लग रहा था कि इसको 1 या 2 दाने लगे हुए हैं। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, आप तो कह रहे थे कि इस पे शक्तिमान का बॉल है, परंतु मुझे तो लग रहा है कि इसमें तो दाने थे, क्योंकि खून की बूंदें 2 जगह गिर रही हैं। इसका मतलब इस पे दाने तो लगे हैं परंतु 2 दाने लगे हुए हैं, इसलिए 2 जगह ब्लड गिर रहा है। तो फिर उसने अपने जेब में हाथ डाला और अपने जो उसके कारतूस थे उनको चेक किया और कहने लगा, हाँ सर आपने सही कहा, बॉल तो मेरी जेब में ही है, ये तो मैंने दाने फायर कर दिए इस पे। तो मैंने उससे कहा यही तो बात है, क्योंकि नई शिकारी का यही अंदाज है कि उसे ये पता नहीं है कि मेरे द्वारा बंदूक के अंदर कौन सा कारतूस डाला गया है और मैं किस कारतूस को किस रेंज पे मेरे को फायर करना चाहिए। खैर, गोली तो इसको लगी है परंतु इसका मिलना असंभव लग रहा है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये चढ़ाई का है और ये चढ़ाई वाले रास्ते पे चढ़ रहा है। यानी यदि लपट ज़्यादा घायल होता तो ये उतराई में नीचे को जाता, ऊपर को चढ़ना संभव नहीं था इसका।
परंतु ये ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब इसको गोली तो लगी है परंतु हल्की लगी है। और एक उसके जो आगे के और पीछे के पंजों की जो लंबाई थी, उसके बीच में एक पेट के ठीक वहाँ पे ब्लड गिर रहा था, यानी एक दाना इसके पेट पे लगा हुआ है। पेट वाले दाने से एक संभावना थी कि ये कहीं ना कहीं लेटेगा ज़रूर, क्योंकि जब किसी गुलदार के पेट में गोली लगती है तो वो चलने के बाद उसको लेटना पड़ता है, और 10-15 मिनट लेटने के बाद वो फिर उठेगा, फिर जाएगा, फिर लेटेगा, फिर और दूर जाएगा, फिर लेटेगा। इससे ये लगता है क्योंकि उसकी जो पेट में गोली लगने के कारण पेट में पेन ज़्यादा होता है, और उसके बाद वो लगभग 4 या 5 दिन बाद मर जाता है। फिर भी एक जगह ऐसी आई जहाँ से हमको उसका ब्लड दिखना बंद हो गया। हम चारों ओर उसके ढूंढ रहे थे कि किस ओर ये निकला होगा, और या कहीं ये गेहूं के खेत के अंदर कहीं लेटा तो नहीं है। परंतु दोस्तों, तभी हमें ऊपर गांव में एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई जो कह रही थी, बाघ 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 बाघ। उस बाघ बाघ सुनते ही हम तुरंत उस ओर भागे, और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्र हो गए थे। हमने उनको पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, सर जो मकान है उस मकान के बगल पे जो खंडर है उसके अंदर एक बाघ बैठा हुआ है, यानी गुलदार बैठा हुआ है। दोस्तों, हम समझ गए कि ये लेपर्ड वहाँ से चलकर इस गांव तक पहुँचा, और उसके बाद रात खुल गई शायद, और इसलिए ये इस खंडर के अंदर घुसकर वहाँ बैठा हुआ है। गांव में इस लपट को मारना टफ हो रहा था, क्योंकि गांव वाले उत्सुकतावश बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जा रही थी। तो हम लोगों ने सारे लोगों को भगाया और उनको कहा कि आप लोग बहुत दूर चले जाएं, क्योंकि ये घायल लेपर्ड है, ये यदि बाहर निकल गया तो ये बहुत लोगों को काट देगा। तब तक फॉरेस्ट वाले भी वहाँ पहुँच गए, और एक जो गांव वाला था जिसके पास अपनी गन थी, वो भी अपनी गन लेके वहाँ पहुँच गया। दोस्तों, उस खंडर में लेपर्ड ऊपर से दिख नहीं पा रहा था, और कॉर्नर पे जाने के लिए या दरवाजे पे जो उसका जो गेट था, यदि वहाँ से इस पे फायर करें तो लेपर्ड सीधा उस फायर करने वाले पे अटैक कर सकता था। इसलिए आगे वाले पोर्शन पे फायर करना या आगे से उस पे फायर करना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। दोस्तों, मैं धीरे धीरे उस खंडर के पीछे वाली साइड्स पे गया, तो वहाँ से मुझे वो लेपर्ड इस के जो दीवार है, दीवार के कॉर्नर पे लेटा हुआ दिखाई दिया। यानी वो कुछ अंधेरा जहाँ था, उस अंधेरे वाले पोर्शन पे लेटा हुआ था, और मैं उससे केवल 10 या 15 मीटर दूर था। मैंने अपने राइफ़ल की बैरल अंदर डाली और उसका एम किया, परंतु एम करने में क्योंकि मेरे पास जो टेलीस्कोप था वो बैरल से ऊपर होता है, अतः बैरल अंदर तो गई है, परंतु टेलीस्कोप का जो एम है वो इस लकड़ी जो एक तख्ता जैसा हल्का उस पे था, उस पे आ जा रहा था, और वो लेपर्ड उस टेलीस्कोप से दिख नहीं रहा था। और उस लकड़ी को हटाने के लिए हमारे पास, यदि हम उस लकड़ी को हटाते हैं तो लेपर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये तख्ता इन्होंने उखाड़ दिया है, क्योंकि खंडर मकान का वो था, कुछ मिट्टी नीचे गिरेगी और वो डिस्टर्ब हो सकता था। मेरे पास केवल अब एक ही तरीका था कि मैं राइफ़ल के साइड से इस पे फायर करूं, क्योंकि टेलीस्कोप से तो दिख नहीं रहा है, इसलिए राइफ़ल की जो साइड है उस साइड से मैंने इसको फायर करना था। अतः मैंने ठीक उसके चेस्ट का एम लिया और ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ और गोली उसके चेस्ट के आर पार निकल गई, परंतु लेपर्ड पे जो अंतिम सांस तक उसकी ताकत थी वो एक झटके के साथ
बाहर की ओर निकला। वो शुक्र ये था कि लोग बहुत दूर छतों पे थे, नहीं तो अंतिम सांस लेते लेते वो एक दोनों को कम से कम काट देता। और जब लपट बाहर आया और वो जब लगभग गिर गया, तभी जो गांव वाला था उसके हाथ में भी बंदूक थी, जिसको मैंने कहा था कि वो अपनी लाइसेंसी गन लेके वो भी पहुंचा था। तो उसने तुरंत उस पर एक छर्रे से फायर कर दिया और लपट वहीं पे मर गया। फिर उसके बाद गांव वालों में बहुत हो हल्ला, और लोग उसको लपट को उठा के नीचे सड़क तक लाए और उसके बाद उसको फॉरेस्ट की गाड़ी में हम लोगों ने चढ़ाया और रेंज कार्यालय ले आए। दोस्तों, रेंज कार्यालय में इसका पोस्टमार्टम किया गया। ये लेपर्ड लगभग 12 साल एज का, लगभग 7.5 फुट लंबा, 86 सेंटीमीटर ऊंचा, और इसके जो नाखून और दांत थे वो घिसे हुए थे। इसलिए ये किसी भी जंगली जानवर को या जंगली जानवर के शिकार करने में असमर्थ था। इसीलिए यह गायों को, बकरियों को और रात को जो इंसान चलता था रोड पे, उसका ये पीछा करके उसका शिकार कर रहा था। इसके व्यवहार में मैनीटर के जैसे गुण अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि आदमखोर अक्सर 6 बजे से 8 बजे के बीच शिकार करता है और बस्ती पे, परंतु ये लेपर्ड लेट नाइट ही रोड पे आ रहा था, और उसके बाद जो व्यक्ति इसको दिख रहा था उसका पीछा करने के बाद ये लेट नाइट उसका शिकार कर रहा था। और दोस्तों, उसके बाद इसके शव को पोस्टमार्टम के बाद जला दिया गया। दोस्तों, ये घटनाक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नए लोग जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एक अगले घटनाक्रम में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।